हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 100% यही सब प्रश्न आएगा। 70 नंबर आपका पूरा कंप्लीट कराकर ही हम रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 100% यही बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न का सही उत्तर यानी विथ सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। देखिए क्या है, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो मानव भूगोल इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं आपको वर्णन करना है। मैं बता दूं ये आपका चैप्टर 1 से लिया गया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में यदि आप पिछले ईयर का मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसका आंसर देखिए किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ, ताकि आपको एग्जामिनर 6 नंबर एग्जामिनर दे सके। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है, इसी प्रकार से आंसर पूछा जाएगा। अब आपको वहाँ पर वो लिखना नहीं है, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर देना है। तो देखिए क्या है, मानव भूगोल मानव के पर्यावरण से संबंधों तथा क्रियाशील मानव के अनुकूल की कहानी है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के वर्णन में इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद में क्या है, जो विभिन्न शाखाएं के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला जो शाखा है क्या है, आर्थिक भूगोल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शाखा पहला आपके स्क्रीन पर शाखा है। आपको इसमें थोड़ा लिखना होगा, यानी थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, तभी आपको एग्जामिनर जो है 6 नंबर है। इसका जो शब्द सीमा होता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 250 वर्ड यानी 250 शब्दों में देना होता है, और ये सबसे लास्ट में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वही है। तो 6 नंबर का ये सबसे ज़्यादा है, और ये शायद 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है, जो आर्थिक भूगोल है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण जो है शाखा है। मानव के आर्थिक विकास की कहानी प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए क्या है, मनुष्य जो है अपने जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक तथा द्वितीयक व्यवसाय अपनाता है उन सभी का विवरण आर्थिक भूगोल है। अब देखिए आर्थिक भूगोल का परिभाषा भी पूछा जा सकता है सिंपल सा, कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इतना ही लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है आपको 2 या 3 नंबर देकर बढ़ जाएगा। यदि आपका यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछा होता तो इसका आंसर बस आपको इतना ही लिखना होता, 2 नंबर एग्जामिनर देकर आगे बढ़ जाता। तो हमारा जो आर्थिक भूगोल है आप देख सकते हैं, इसका हमने उत्तर दे दिया है। उसके बाद में क्योंकि इसमें विभिन्न शाखा है तो बहुत सारे शाखा है, उसका भी हमने बताया है। दूसरा आपका आ जाएगा राजनीतिक। क्या है, राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल में क्या है, देखिए राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक इकाइयाँ, प्रादेशिक क्षेत्रों, सीमाओं, राजधानियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित बातों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक भूगोल है ये राजनीतिक से यानी जो विभिन्न मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं ये आप अपने तरफ से, जैसे आपको पता है कि 10 शाखाएं हैं, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और भी हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। सेम इसी प्रकार से आपको समझ लेना है कि हाँ राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक की बात होती है तो आप अपने शब्दों में भी राजनीतिक भूगोल के बारे में लिख सकते हैं। आर्थिक भूगोल के बारे में भी आप लिख सकते हैं। हेडिंग आपको सेम इसी प्रकार से डालना है, और ये आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। आपको नीचे ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छा लग रहा है। उसके बाद में चलिए अगले शाखाएं के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा शाखा क्या है, जनसंख्या भूगोल। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शाखा है जनसंख्या भूगोल। अब देखिए जनसंख्या भूगोल में भूतल के जनसांख्यिकीय पक्ष, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दिया जाता है। आवासीय भूगोल भी जनसंख्या भूगोल की प्रमुख शाखा है। जो जनसंख्या भूगोल है जनसंख्या से रिलेटेड आती है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको लिखना है। उसी के बाद में हमारा चौथा जो हमारा शाखा आ जाता है मानव भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल। क्या है, सांस्कृतिक भूगोल। अब यही प्रश्न आपका यदि अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन करना, तो आपको बस इनमें लिखना नहीं पड़ता। आपको आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ग्रामीण और नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानचित्र भूगोल, इसके बारे में बस यदि आप लिख देते तब भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाता।
तो जो हमारा चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं? देखिए, जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक क्या है, जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सांस्कृतिक भूगोल क्या है कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, सांस्कृतिक भूगोल में जिस विज्ञान के बारे में बात हुई है, सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाज के बारे में, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं के बारे में, जो संस्कृत के बारे में यानी जो हमारी इंडियन कल्चर के बारे में ये बताई जा रही है। पांचवा हमारा ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। अब इसमें देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय भूगोल में भी वहाँ की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति तथा विकास, आकारिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे क्या है ग्रामीण और नगरीय भूगोल में किया जाता है। आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालकर बिल्कुल पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो इसी प्रकार से यदि आप डालेंगे तो एग्जामिनर जो है आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है, हेडिंग डालकर बिल्कुल साफ तथा सुंदर, कोई भी गलती नहीं करेंगे तो 6 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सेम आप दूसरे सब्जेक्ट में भी यही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, आप सुधार करेंगे, उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बोर नहीं होगा और आपको लिखने में भी मजा आएगा। 6 नंबर जो हमारा वो है, जो विभिन्न शाखाएं हैं कि सामाजिक भूगोल। अब देखिए, सामाजिक भूगोल क्या है? सामाजिक भूगोल में मनुष्य के सामाजिक जीवन का विवरण दिया जाता है। सामाजिक प्रवृत्तियों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या है अध्ययन करना सामाजिक भूगोल का मुख्य विषय है। अब देखिए, सामाजिक भूगोल जो है ये मनुष्य के सामाजिक जीवन विवरण, गांव समाज में क्या प्रवृत्तियां हैं, मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का जो है अध्ययन करती है, उसी को हम सामाजिक भूगोल कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा विवरण है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विगस्ट है, 250 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो ये थोड़ा बड़ा ही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसका प्रेजेंट कर सकते हैं। किताबी भाषा है, लेकिन इसको हमने काट पीट कर थोड़ा थोड़ा किया है, तो जिस प्रकार से आप भी दे जाए, इसका आंसर भी आपको याद हो जाए। 7वां आपका क्या है? मानचित्र भूगोल। अब मानचित्र भूगोल किसे कहते हैं? देखिए, मानचित्र भूगोल के अध्ययन के आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है। मानचित्र भूगोल में उनकी रचना, प्रकार, मापक, प्रक्षेप, उच्चावच, प्रदर्शन तथा भूमापन आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानचित्र भूगोल के अंतर्गत आता है। 7वां भी हमारा क्लियर हो गया। 8वां है परिस्थितिकी भूगोल। क्या है? परिस्थितिकी भूगोल। अब इसे किसे कहते हैं? देखिए, मनुष्य जिस प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। क्या है? उसकी परिस्थितिकी कहलाती है, या उसकी एक प्रकार से वो रख लीजिए, क्या है, एक प्रकार से उसकी जरूरत रख लीजिए, जो परिस्थिति भूगोल में कि मनुष्य जिस प्रकार एक सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है या उसकी परिस्थिति में कहलाता है, इसी को हम परिस्थिति, मनुष्य जिस प्रकार से प्रकृति में समाज में रहता है उसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है या उसकी परिस्थिति में रहता है तो उसको हम परिस्थितिकी भूगोल कहलाता है। तो हमारा 8वां भी होगा। 9th नंबर जो हमारा ऐतिहासिक भूगोल। अब देखिए, ऐतिहासिक भूगोल किसे कहते हैं, इसको भी आपको समझना है। देखिए, ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम राष्ट्र के इतिहास पर उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, स्थिति, उच्चावच, सुविधाओं और बाधाओं का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक भूगोल कहलाते हैं। 10वां है हमारा जो भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। क्योंकि ये हमारा आखिरी है, जो जनसंख्या जो हमारा पूछा गया था कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं, तो ये हमारा आखिरी शाखा है प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए, प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल में प्रादेशीकरण, उसके आकार तथा प्रदेशों के भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। तो ये कुछ 10 हमारे जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं थी। मैं बता दूं कौन कौन सी शाखा थी। पहली थी आपकी आर्थिक भूगोल, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल, चौथा हमारा सांस्कृतिक भूगोल, 5वां ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल, 6 सामाजिक भूगोल और 7वां मानचित्र भूगोल और 8वां पारिस्थितिकी भूगोल और 9वां ऐतिहासिक भूगोल और 10 नंबर जो हमारा है प्रादेशिक भूगोल। तो ये 10 मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं जो कि आपको वर्णन करना था। 6 नंबर का ये प्रश्न है जियोग्राफी में यानी भूगोल में। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर लेकर आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट डिमांड किया था कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए, तो हमने आज का ये वीडियो आप ही के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण उपायों का वर्णन करनी। अब देखिए प्रश्न इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा, इसी में सेम आपका है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से 3 टॉपिक पूछा गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, यहाँ पर आपको कारण बताना है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं बताना है, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के उपाय बताना है। तो 3 टॉपिक है, तीनों को हमने कवर किया है। इसका आंसर लिखने में बहुत मेहनत लगा है स्टूडेंट, बस आप एक लाइक कीजिए, लाइक से पूरा मेहनत हमने उतार देना है। तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपने अभी हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो जाइए आप हमें फॉलो कीजिए। शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, आपको हमारा पेज दिख जाएगा, जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते रहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या है, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालकर लिखना है। हमने इस वीडियो में जो है आपके साथ में आंसर ही नहीं, प्रश्न का आंसर ही नहीं बताया, साथ में लिखने का तरीका भी बताया है, ताकि आपको लिखने में इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको 6 नंबर देने से नहीं रोक सकता, यानी 6 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से लिखना है पॉइंट वाइज, एग्जामिनर इसी को समझता है और इसी को ज़्यादा प्रेफर करता है वो। तो देखिए, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख जो कारण है निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब देखिए पहला कारण जो है इसी प्रकार से डालना है, मृत्यु दर के क्रमश घटते तथा, देखिए मृत्यु दर के क्रमश घटते तथा जन्म दर ऊंची रहने के कारण अंतर बढ़ने से जन वृद्धि, क्या है, जन वृद्धि की दर बढ़ती है। भारत एक गर्म देश है जहां लड़के लड़कियां जल्द ही वयस्क होकर, क्या है, वयस्क होकर संतान उत्पत्ति का योग्य हो पाते हैं, और औसत भारतीय स्त्री अपने प्रजनन काल 15 से 45 वर्ष की आयु में 6 से 7 बच्चों की मां बनती है। अब देखिए इसमें बताया क्या गया कि मृत्यु दर से क्रमश जो है घटते तथा जन्म दर ऊंची, यानी जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है और जो जन्म है प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके अंतर्गत जन वृद्धि की दर जो है बढ़ गई है। भारत में एक गर्म देश है जहाँ पर लड़के लड़कियां जो है वो शादी जल्दी कर लेते हैं और संतान यानी बच्चों को जन्म देती हैं, और औसत भारतीय स्त्री अपनी प्रजनन काल यानी 15 से 45 वर्ष की आयु में 6 से 7 बच्चों की, क्या है, माँ बन जाती है। तो पहला हमारा ये था। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण है, दूसरा हमारा कारण है भारत में जन्म दर पर, देखिए भारत में जन्म दर पर नियंत्रण उस अनुपात में संभव नहीं हुआ है जिस अनुपात में मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ है, यानी जो मृत्यु दर है वो कम है और जन्म दर दिन पर दिन बढ़ती गई है। तो देखिए 1911 ईस्वी में जन्म दर, देखिए कितनी थी, इसमें बताया गया 1911 ईस्वी में जन्म दर 49.2%, क्या था, 49.2% हजार थी, जो 2011 ईस्वी में घटकर 20.97 यानी 97 प्रति हजार रह गई। किंतु दूसरी ओर मृत्यु दर 1911 ईस्वी में 47.2 प्रति हजार थी, जो घटकर 1971 ईस्वी तथा 1981 ईस्वी में क्रमश 16.2 तथा 12.5 रह गई। अब देखिए प्रति हजार की बात हो रही, तो जो जन्म दर था नियंत्रण था ये कुछ इस प्रकार से था, जो इसमें जो मृत्यु दर है वो कम है, जन्म दर बढ़ती जा रही है जो भारत की जनसंख्या में है। तो ये इसी प्रकार से फॉर्मूला के थ्रू में, यानी इसे मैंने पूरा आपका संक्षेप में बताया गया है जो कारण है। उसका बाद में कारण और भी है, देखिए कारण क्या है, देखिए तीसरा कारण है, देश में 25.96% लोग अशिक्षित हैं, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है, लोग अंधविश्वासी हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक नहीं है। अब देखिए 3 हमारे प्रमुख कारण है जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ये 3 कारण आप लिख देंगे तो जनसंख्या का जो कारण है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो और भी सारे थे, यानी 4-5 थे, तो उनको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इन तीनों को लिख देंगे, एग्जामिनर सर्टिफाइज हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला आ जाता है, जो अगला हमारा प्रश्न था मैं आपको दिखा दूं, प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। तो कारण तो हमने बता दिया, अब हमारा बात हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, जो समस्याएं उत्पन्न है वो क्या क्या थी। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, देखिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में निम्न प्रकार से बाधक हो रही है। जो आर्थिक विकास है वो निम्न प्रकार से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो क्या है, बाधक हो रही है। पहला इसमें कारण है, पॉइंट वाइज हमेशा लिखना है। देखिए हमने इसमें किस प्रकार से लिखा है, सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। अब आप देखिए हमने हेडिंग किस प्रकार से डाला, देखिए जिसमें हमारा पहला हेडिंग है जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय,
यानी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति हाय हमने किस प्रकार से लिखा ब्लैक पेन से, नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया किससे ब्लैक से। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है और आंसर जो है इसी प्रकार से देना है, बस आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, राइटिंग में लिखना है। तो जो हमारा जनसंख्या वृद्धि के जो उत्पन्न समस्या है, पहला पॉइंट है जनसंख्या और प्रति आय, व्यक्ति प्रति आय। अब देखिए इसमें तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या क्या है, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आय पर प्रतिकूल क्या है प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि योजना काल में अनेक प्रयासों के पश्चात भी भारत में प्रति व्यक्ति क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। जो वास्तविक आय है यानी उसका जो प्रति व्यक्ति है उसका 20,000 की तनख्वाह पर महीने, तो उसमें वृद्धि नहीं हो क्योंकि जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के बारे में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय। तो ये पहला हमारा कारण हो गया। दूसरा जो कारण है बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या, जो भारत में बढ़ती बेरोजगारी है इसकी भी समस्या बताई गई है। देखिए यद्यपि जनसंख्या वृद्धि कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करती है परंतु रोजगार के साधन उस गति से बढ़ नहीं पाते जिसके फलस्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या जो पहले से ही होती है क्या है, जो बेरोजगारी की समस्या जो पहले से होती है, बेरोजगारी की समस्या हो, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इनमें क्या है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी भी हो रही है और काम मिलना मुश्किल है, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी ही ऑब्वियसली। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है इस वृद्धि के कारण भी जो समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, तीसरा है खाद्यान्न की समस्या क्या है, खाद्यान्न की समस्या। अब देखिए इसमें क्या है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें सन 2000 में पूर्व, देखिए सन 2000 से पूर्व जनता को उदर पूर्ति के लिए लाखों टन खाद्यान्न विदेशों से, यानी जो खाने पीने की व्यवस्था जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया या कोई भी सामग्री हो गई जो विदेशी से मंगाया जाता है, विदेशी चीज़ों, तो उसे क्या है खाद्यान्न, देखिए टन खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता है। वर्तमान में खाद्यान्न की समस्या क्या है, ये विदेशी है, याद रखिएगा विदेशों आयात करना पड़ता है। वर्तमान में खाद्यान्न की समस्या तो नहीं है, लेकिन आने वाले में जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो खाद्यान्न की भी समस्या होती जाएगी, जैसे कि जब पानी वानी बरसने लगता है तब भी खाद्यान्न की समस्या, यानी खाद्यान्न का कहने का तात्पर्य है गेहूँ चावल, इसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है दूसरे देशों से, तो खाद्यान्न की समस्या तीसरा ये हो गया। चौथा हमारा है पूंजी निर्माण की समस्या क्या है, पूंजी निर्माण की समस्या जो कि वृद्धि के कारण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है, आर्थिक विकास में तीव्रता के कारण आय में वृद्धि होती है क्या है, जो आर्थिक विकास है तीव्रता के कारण आय में वृद्धि होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण पर ही व्यय कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं हो पाती है। विनियोग क्या है, विनियोग की दर भी घट जाती है। ये पूंजीवादी जो पूंजी निर्माण का समस्या है इसमें ये घट जाती है, विनियोग की दर भी घट जाती है और वृद्धि नहीं हो पाती है। तो चौथा हमारा ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा पांचवा है, देखिए कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधक क्या है, कृषि एवं उद्योगों के विकास में आपको बाधक बताना है। तो इसके बारे में यदि आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, 5 कंप्लीट कर दीजिए, आप इसको समझ कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए कृषि एवं उद्योगों के विकास में जो बाधक होती है, मैं बता दूं बाधक क्या क्या होती हैं। यानी कृषि एवं जो भूमि है वो दिन पर दिन बनती जा रही है और जो छोटी छोटी यानी भूमि हो रही है उस पर बसाव हो रहा है, मानव बस्ती बस रही है, तो जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है और उस पर जो है क्या है, जो उस पर जो नई तकनीकी आती है जुताई करने के लिए, खेत बुआई करने के लिए या कोई भी यंत्र आता है तो उस ज़मीन में नहीं वो चल पाता है, तो ये कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधक है। तो ये 5वां आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे। अब देखिए हमारा जो अगला आ जाता है प्रश्न में दिखा दूं, प्रश्न दिखा दीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं भी हमने बता दी। अब हमारा जो लास्ट में आता है, देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन करनी है, तो अभी इसका हम उपाय करेंगे। देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय क्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए
जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए सभी देशवासियों को सरकार द्वारा उठाए कदमों के द्वारा या जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर ही चलना चाहिए और देखिए द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। जनसंख्या हेतु बनाए गए नियमों व कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो सरकार है, इंडियन सरकार या कोई भी सरकार, वो जो है जनसंख्या की वृद्धि हेतु कोई कानून ला रहा है तो उसको आपको पालन करना पड़ेगा या पालन करना चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट को हमने ऐड किया है जो कि आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला आपका है लड़के लड़कियों की, देखिए लड़के एवं लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है बढ़ानी चाहिए। देर से ही विवाह के कारण लड़कियों में संतान उत्पत्ति देर होगी, यानी जो बच्चे हैं वो देर में होंगे। यदि जब ये क्या होगा, जब मतलब जो लड़कियों या लड़की की शादी है वो देर में होगी तो जो बच्चे हैं वो भी देर में होंगे और जो जनसंख्या है वो कम होती जाएगी। दूसरा हमारा है क्या है, उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिक विकास से परोक्षत क्या है, परोक्षत जनसंख्या का नियंत्रण होता है। ये भी आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है जो देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। संक्रमण रोगों का निवारण होना चाहिए, तभी जनसंख्या जो नियंत्रण है इसमें भी कमी होगी। चौथा हमारा है शिक्षा के प्रसार से जीवन क्या है, शिक्षा के प्रसार से जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सुधार होता है, इसको भी आपको करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। चौथा पॉइंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं और भी इसमें जो पॉइंट है इसको भी आप यदि ऐड करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं दिखा दूं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको शिक्षा के प्रसार में। और पांचों यदि आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के हित में संतान देखिए संतति सुधार के कार्यक्रम अपनाना चाहिए, जिसके जो भावी पीढ़ी यानी रोगग्रस्त लोग हैं वो अवंचित क्या है, अवंचित रोगी व्यक्तियों पर विवाह के प्रतिबंध होना चाहिए। जो अवंचित यानी जो रोगी व्यक्ति हैं इन पर विवाह नहीं करना चाहिए या इन पर रोक लगाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो ये कुछ हमारा पॉइंट था जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा था। और जो हमारा दूसरा प्रश्न था क्या है, प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, जो जियोग्राफी में 6 नंबर का पूछा जाता है। क्योंकि उसमें 30 नंबर जो आपका पूर्णांक निकल जाता है, जो 30 नंबर प्रैक्टिकली हो जाता है, 70 नंबर का ही पूर्णांक होता है, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था 250 वर्ड में, इसका वो था आंसर देना था। तो एग्जामिनर को लगना चाहिए आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये इतने नंबर का प्रश्न है, इतना स्टूडेंट ने लिखा है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं बताइए और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बताइए। तो हमने सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। अब जो हमारा पहला प्रश्न था, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है। वो प्रश्न टकराएंगे, आप देख लीजिएगा। हम और भी वीडियो लाएंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।